जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम में, जहां पर आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया मूवी जो कि अभी रिसेंटली आई है, झुंड का। अगर आप लोग चाहते हैं बहुजन साहित्य लगातार इसी तरीके से अपना काम करता रहे तो आप लोगों से निवेदन है कि बहुजन साहित्य को आर्थिक मदद कीजिए, बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद कीजिए। अब आप लोग हमें मंथली बेसिस पर भी सपोर्ट कर सकते हैं, उसके लिए मैंने लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। उसी लिंक पर अगर आप चाहेंगे तो वन टाइम पेमेंट भी आप कर सकते हैं, सिर्फ एक ही बार अगर सपोर्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं। अकाउंट डिटेल वहां पर दी हुई है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झुंड की कास्ट के बारे में, झुंड की स्टोरी के बारे में, झुंड के डायरेक्टर के बारे में, झुंड के अभी तक का कलेक्शन कितना हुआ है, झुंड की स्टोरी क्या है, और फिर जो क्रिटिक्स हैं वो क्या क्रिटिसिज्म दे रहे हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि ये जो मूवी है किस तरीके से बहुजन तबके की रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के ऊपर भी दिखाती है, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को भी दिखाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं इस पिक्चर के डायरेक्टर नागराज पोपटराव मंजुले। नागराज पोपटराव मंजुले एक अम्बेडकराइट डायरेक्टर हैं। ये बहुजन तबके की जो समस्याएं हैं उनको बड़े पर्दे पर अपने तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं। मराठी फिल्म जगत में इन्होंने झंडे गाड़ दिए थे और हिंदी फिल्म जगत यानी कि बॉलीवुड के अंदर इन्होंने डेब्यू किया है फिल्म झुंड के साथ। इस पिक्चर में जिनको कास्ट किया गया है वो एक बहुत बड़ा नाम है, अमिताभ बच्चन। और इनके साथ हमने सैराट पिक्चर देखी थी। सैराट पिक्चर में जो दो कैरेक्टर थे, लीड कैरेक्टर थे, वो लोग भी हमें इस मूवी में दिखाई दिए और उनकी भी एक्टिंग लाजवाब है। अमिताभ बच्चन साहब की एक्टिंग लाजवाब है। व्यक्तिगत या वैचारिक रूप से उनके पर्सनली मेरे तो मतभेद हैं, मैं वैचारिक तौर पर उनका समर्थन नहीं करता, लेकिन एक्टर बहुत ही अच्छे हैं जो कि इसमें दिखाई देता है। इस मूवी की एक बहुत ही खास बात है, इस मूवी में कोई बहुत ही आइकॉनिक डायलॉग नहीं है जो कि आपको अमिताभ बच्चन की लगभग हर मूवी में देखने को मिल जाएगा। जैसे कि कुछ डायलॉग हैं, हम जहां खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है, इस तरह का कोई डायलॉग है। और एक ये है कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है सहिंसा। तो इस तरह का कोई भी भारी भरकम डायलॉग इस पिक्चर में आपको नहीं सुनने को मिलेगा। वो एंग्री यंग मैन जो अमिताभ बच्चन का देखा जाता है वो यहां पर आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। यहां पर जो उनकी एक्टिंग है, जो रियल लाइफ कैरेक्टर है, उनके बिहाफ पर उनकी जैसी ही एक्टिंग करने की कोशिश की है, ऐसा पर्सनली मुझे लगा। क्योंकि मैंने जो विजय बारसे सर जो हैं, जो कि रियल लाइफ एक कैरेक्टर हैं, रियल जिंदगी में हैं, उन्होंने स्लम सॉकर नाम के एक एनजीओ का फाउंडेशन भी की है, तो उनका कैरेक्टर को यहाँ पर अमिताभ बच्चन निभाते हैं। और लगभग, क्योंकि मैंने उनका जब इंटरव्यू सुना विजय बारसे जी का, तो और बाद में जब पिक्चर देखी तो मुझे कुछ समानताएं दिखी, इसलिए मैंने बताया। जहां इस पूरी पिक्चर में अमिताभ बच्चन को जहां हमें ऐसा लगता है कि अब यहां पे अमिताभ बच्चन दिखाई दे रहा है, तो पिक्चर की जो आखिरी में एक स्पीच है वहां पर आपको लगेगा कि कैरेक्टर के ऊपर अमिताभ बच्चन हावी हो गए हैं, या अमिताभ बच्चन का जो व्यक्तित्व है, जो खुद का जो व्यक्तित्व है, वो भारी हो गया है। खैर, इसके अलावा रिंकू राजगुरु और आकाश थोसारे जो हैं उनकी एक्टिंग बहुत ही लाजवाब है पहले की तरह। और भी कई सारे एक्टर हैं जिन्होंने बहुत ही शानदार एक्टिंग की है। ये जो पिक्चर है झुंड, ये सीधे तौर पर जाति पर प्रहार नहीं करती, आपको कहीं भी कास्ट का नाम लेते हुए नहीं दिखाई दिया जाएगा, लेकिन पूरी पिक्चर कास्ट और क्लास के कॉन्फ्लिक्ट्स के इर्द गिर्द बनाई गई हुई है। पूरी पिक्चर में बताया जाता है कि किस तरीके जो स्लम में रहने वाले लोग हैं उनके साथ कैसे दुष्व्यवहार किया जाता है, या जो प्रिविलेज लोग हैं जिनके पास कुछ संसाधन हैं वो हमेशा इनको दोयम दर्जे का नागरिक समझते हैं या इनको कमतर समझते हैं। खैर, मैं आपको यहाँ पे एक फैक्ट बताता हूँ। भारत के अंदर जितने भी स्लम हैं उनके अंदर दलित कम्युनिटी की लोगों की जो जनसंख्या है वो 22 से 25% के आसपास है, जो कि वास्तव में जो दलित लोगों की संख्या है भारत के अंदर उससे लगभग डबल हो जाती है, या जो रेशो है वो ज्यादा रेशो है। क्योंकि जब दलित शहर में आते हैं तो शहर में उन्हें कोई बहुत अच्छी जगह नहीं मिल पाती है, गांव से उठकर आते हैं, कुछ थोड़ा बहुत अगर कोई किसी की जॉब लग जाती है तो एक बात अलग है, लेकिन कोई अगर गांव से शहर में शिफ्ट होता है तो वो पहले स्लम में ही जाके रहता है। तो इस वजह से शहर जो स्लम है उनमें दलितों की तादाद बहुत ज्यादा है। और उसके बाद आपको सबसे ज्यादा तादाद मिलेगी तो पसमानदा मुस्लिमों की मिलेगी। उसके बाद अगर आपको और कुछ ज्यादा तादाद मिलेगी तो फिर ओबीसी की मिलेगी, और आदिवासियों की भी तादाद बढ़ती जा रही है। इस पिक्चर में आदिवासियों का जो एक स्ट्रगल है वो बहुत ही बारीक तरीके से दिखाया गया है, जहां पर कि जो रिंकू राजगुरु का जो कैरेक्टर है
वो अपने लिए पासपोर्ट बनवाने के लिए जाती है, तो वहां पर उसके पास खुद का प्रमाण पत्र भी नहीं होता, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता, कोई स्कूल का दाखिला प्रमाण पत्र में कुछ नहीं होता, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, कुछ भी नहीं होता। और ये एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है आदिवासियों का। अगर जब आप इंटीरियर में जाएंगे तो वहां पर आज की डेट में भी उनके पास कागजात नहीं है। तो वो जो प्रॉब्लम है, वो उस प्रॉब्लम को इस पिक्चर में नागराज मंजुले जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया है। इस पूरी पिक्चर में एक दीवार बार बार आपको दिखाई जाएगी, और वो जो दीवार है वो बंटवारा करती है प्रिविलेज लोगों का और स्लम में रहने वाले लोगों का, यानी कि ऐसे लोग जिनके पास संसाधन है, पैसे वाले हैं, और ऐसे लोग जिनके पास, जो कि गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं है। और ये हमारे देश की वास्तविक स्थिति भी है। आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि जो संपत्ति का जो वितरण है, जो धन संपदा का जो वितरण है, वो कितने खराब ढंग से है। आप देखिए कि भारत देश में जो 40 से 45% जो देश की जो पूरी संपत्ति है, वो महज कुछ लोगों, कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में है। तो इससे हमें पता चलता है कि कितना ज्यादा फाइनेंशियल भेदभाव है भारत के अंदर, आज की डेट में भी मौजूद है, जो कि हमें दिखाई देता है। इस पिक्चर की जो स्टोरी है, स्टोरी में हमें दिखाया जाता है कि स्लम में रहने वाले बच्चे हैं जो कि बरसात में प्लास्टिक की कैन के साथ फुटबॉल खेल रहे हैं, और जो कोच हैं, जो अमिताभ बच्चन का जो कैरेक्टर है, वो जाके उनको देख लेते हैं, और फिर वो बाद में फिर उनको धीरे धीरे उनका जो डायरेक्शन है वो चेंज करते हैं। तो यहां पे एक चीज क्लियर हो जाती है कि मेरिट वाली जो डिबेट होती है, सबके अंदर मेरिट है, सबके अंदर प्रतिभा है, फर्क सिर्फ इतना है कि उस प्रतिभा को सही जगह चैनलाइज करने के मौके उन बच्चों को मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। यही हमें मौकों का जो हमारे पास अधिकार ही नहीं मिल पाते, हमें मौका ही नहीं मिल पाता हमें अपनी प्रतिभा दिखाने का। तो वो ये एक मैसेज बहुत ही क्लियर कट देती है पिक्चर कि अगर दलित बच्चों को, बहुजन बच्चों को, आदिवासी बच्चों को, पूरी जो बहुजन जमात है जिसमें कि SC ST OBC और माइनॉरिटी सभी आ जाते हैं, अगर उनको सही डायरेक्शन दिया जाए तो वो बहुत कुछ बेहतर कर सकते हैं। लेकिन भारत के अंदर ये चीज नहीं किया जाता। रिजर्वेशन भी उसी डायरेक्शन को देने का एक माध्यम है। हालांकि रिजर्वेशन दूसरे कई सारे उसमें इंपॉर्टेंट पहलू हैं, लेकिन उसका एक बहुत ही जरूरी पहलू ये भी है कि जो दलित कम्युनिटी है, या जो आदिवासी कम्युनिटी है, या SC जो OBC कम्युनिटी है, माइनॉरिटीज के जो लोग हैं, उनको एटलीस्ट हम मौके तो प्रोवाइड करें, गवर्नमेंट मौके तो प्रोवाइड करे, और जब प्रोवाइड किए जाते हैं तो हम लोग कमाल करके दिखा देते हैं। पिक्चर की आखिरी स्पीच में भी अमिताभ बच्चन यही कहते हैं कि अगर इनको मौका दिया जाए तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं। ये झुंड नहीं है, इसे झुंड नहीं कहिए, ये नेशनल फुटबॉल टीम है। इसके अलावा इस पिक्चर ने अभी तक, आज तक जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं वीडियो को, तब तक 9 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। देखा जाए तो ये पिक्चर फ्लॉप है इसके कलेक्शन के हिसाब से, लेकिन पिक्चर बहुत लाजवाब है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाइए और जाकर देखिए, टिकट खरीदिए, जाइए जाकर देखिए। 3 घंटे की पिक्चर, 2 घंटे 58 या 59 मिनट की ये पिक्चर है, तो बहुत लंबी है। कुछ लोगों की ये शिकायत है कि इस मूवी का जो पेस है वो स्लो है। दिक्कत ये है कि पेस स्लो नहीं है, वो जो मूवी में कहानी दिखाई गई है उसमें एक एक कैरेक्टर को बिल्ड करना, फिर कहानी का सेटअप करना, उसमें टाइम लगता है। उसमें अगर आपको सिर्फ आधी चीजें काट काट के दिखा दी जाती तो कुछ समझ में नहीं आता, और इसमें भी बहुत सारे लोगों को तो अभी भी समझ में नहीं आती है, नहीं आई है। वो लोग शिकायत कर रहे हैं कि समझ में नहीं आई, और क्या ये नशेड़ी गंजेड़ियों से एक अच्छी लड़की, अच्छे घराने की लड़की प्यार मोहब्बत करने लगती है। तो ऐसी कई सारी क्रिटिक्स जो हैं, क्रिटिक्स तो नहीं कहूंगा, लेकिन वो मनवादी जो लोग हैं वो ये सारी बातें कर रहे हैं। तो हम लोगों को क्या आदत हो गई है किस चीज की, हमें 2 घंटे 1.5 घंटे की पिक्चर देखने की आदत हो गई। अब 3 घंटे की पिक्चर कोई लेकर आए, वो भी ऐसा टॉपिक है जिससे कि आपकी चूल्हे गर्म हो जाएंगी, तो आपको जाहिर सी बात है कि आपको मूवी तो लंबी लगेगी ही। इस मूवी में एक आखिरी में एक सीन है जहां पर डॉन, एक जो कैरेक्टर है, वो जब एयरपोर्ट में जाता है, जब वो प्लेन में बैठने के लिए जा रहा होता है, तो उसकी चेकिंग की जाती है। वो जो सीन आप जब देखोगे ना, पर्सनली वो जब मैं सीन देख रहा था तो वहां पर मेरे ना रोंगटे खड़े हो रहे थे। अब क्यों मेरे रोंगटे क्यों खड़े हो रहे थे मैं आपको बताता हूं। उस सीन के अंदर एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखाई देता है। उसकी जो पूरी जर्नी है, क्या जर्नी है वो तो मूवी देख कर आओ तो पता चलेगा, लेकिन वो जो पूरी जर्नी है उस जगह पर आके खत्म होती है। वहां पर उस कैरेक्टर का, डॉन कैरेक्टर का
एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जबकि वो अपनी पैंट से पेपर कटर को निकाल के डस्टबिन में फेंक रहा होता है। और वो जब आप सीन देखोगे तो आपके रियली आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो सीन बहुत ही पावरफुल था, जहां पर एक व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व चेंज हो रहा है। और वो फिल्माया भी कुछ ऐसे गया है, बहुत स्लो मोशन में फिल्माया गया है, तो वो आपको लिटरली टच करेगा। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं पिक्चर में, बहुत सारे कैरेक्टर हैं, बहुत मजेदार कैरेक्टर हैं, आपको समझ में आएंगे। और जो इस पिक्चर को बहुत सबसे ज्यादा खास बनाती है वो ये है कि इस पिक्चर के अंदर बड़े पर्दे पर बाबा साहब की जयंती को मनाया जा रहा है, जहां पर अमिताभ बच्चन उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं। खैर, अमिताभ बच्चन उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़े पर्दे पर बाबा साहब की जयंती को सेलिब्रेट किया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तकरीबन 110 या 120 साल लग गए बॉलीवुड को यहां तक आने में। यहां पर एक और चीज ध्यान में रखिए कि जब हमारे लोग किसी भी जगह पर जाएंगे, हमारे लोगों का रिप्रेजेंटेशन होगा तो हमारी बात की जाएगी। आज जब हमारे लोगों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ रहा है इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में, तो हमारी बात की जा रही है, हमारी समस्याओं को उठाया जा रहा है, हमारे कैरेक्टरों को और डेवलप किया जा रहा है, हमारी कहानियों को और अच्छे से रखा जा रहा है। इसलिए मैं तो ये मांग करता हूं कि हमें फिल्म इंडस्ट्री के अंदर ही नहीं, भारत के अंदर जितने सेक्टर हैं उन हर सेक्टर के अंदर रिजर्वेशन का प्रावधान लागू करना चाहिए और उसके लिए हमें आवाज उठानी चाहिए। दुनिया के और भी फिल्म इंडस्ट्रीज हैं, वहां पर भी इस तरह के रिजर्वेशन, इस तरह के अफर्मेटिव एक्शंस लिए जाते हैं। आप कोई भी बॉलीवुड पिक्चर उठा के देख लीजिए, कोई भी हॉलीवुड की पिक्चर उठा के देख लीजिए, उसमें बिना ब्लैक कैरेक्टर के वो मूवी बन ही नहीं सकती। और ऐसा कोई ये नहीं कि 2-4 सेकंड के लिए वो कैरेक्टर दिखा दिया, नहीं, एक प्रॉपर एक अच्छे कैरेक्टर में हमें एक अच्छे कैरेक्टर इन द सेंस कि लंबे टाइम तक स्क्रीन पर दिखने वाले कैरेक्टर के रूप में ब्लैक पर्सन को, ब्लैक मैन या वुमेन या जो भी जेंडर हो, उसको कास्ट किया जाता है। तो फिर वो चीज भारत में क्यों नहीं हो सकती, जबकि अमेरिका तो इतना विकसित देश है, भारत में भी हो सकती है। तो मेरे इस व्यू पर आप बताइएगा कि आप लोग का क्या टेक है, आप लोग क्या लगता है, और ये रिव्यू कैसा लगा ये भी बताइएगा। इस रिव्यू को अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो मैं अपनी वेबसाइट पर अपलोड करूंगा, वहां से जाकर आप पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग भोजन साहित्य को समर्थन करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं फाइनेंशियली, तो उसके लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं रजत मौर्य मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, फिर किसी किताब के साथ, फिर किसी रिव्यू के साथ, किसी व्यक्ति के साथ चर्चा करते हुए। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।